देखिए बेटा, स्टार्ट करने वाले इनकम फ्रॉम सैलरी। आप ये मान लीजिए कि इनकम टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 110% इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा और शायद सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको करने में इसमें बाकी चैप्टरों के मुकाबले, और कॉन्सेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ध्यान रखना कि आपको भूलना नहीं है। जब पहले स्टेप पे करेंगे, दूसरे पहुंचे, तीसरे पहुंचे, तो पहला पर भूल जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। करना क्या क्या है पूरे चैप्टर में, पहले एक बार लिख लेते हैं पूरे चैप्टर का। सबसे पहले सेक्शन 15 आएगा इसके अंदर, जो हमें बताता है चार्ज ऑफ इनकम। देखिए हमारे पास 5 हेड है टोटल इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें से पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। और हर हेड के अंदर जो पहला सेक्शन है उस चैप्टर का, वो पहला सेक्शन यही बताता है कि उस चैप्टर के अंदर इनकम कैसे चार्ज होगी। ठीक है बेटा, तो चार्ज ऑफ इनकम। इसके बाद इसका एक राइट हैंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अलाउंसेस, जिसको हम अलाउंसेस बोलते हैं। और ये मान लीजिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो अलाउंसेस है। बताऊंगा क्या होता है। इससे नेक्स्ट पार्ट है परक्विजिट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड है। और जब तक आप ये दोनों चीज नहीं सीखोगे तब तक आप इनकम फ्रॉम सैलरी कर नहीं सकते, ध्यान रखना। तो ये दोनों सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों। इसके बाद एक पार्ट आता है इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट का, कि रिटायरमेंट बेनिफिट यानी रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो डिडक्शन आती है अंडर सेक्शन 16 में, कि कहां पर आपकी डिडक्शन माफ होगी, कहां पर कौन सी इनकम माफ हो सकती है। इसके अलावा एक पार्ट इसमें आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। यानी कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 ये है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो सेक्शन 10 के अंदर आता है, परक्विजिट्स में सेक्शन 17(2) है। तो ये कुछ है बेटा चीजें जो हमें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा जो और चीजें मिलेंगी वो है कि एक बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अलावा कमीशन और बोनस। और भी छोटी मोटी चीजें आएंगी जो हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे। बात करता हूं पहले रिटायरमेंट बेनिफिट की। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर 5 टोटल हेड्स हैं जो मैं सीख रहे हैं। 5 तो अब नहीं सीखे जाते, तो 4 ही आप मान लीजिए, वैसे टोटल होते 5 है। जिसमें से पहला है आपका ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी मतलब कि आपको जब आप रिटायर हो रहे हो, अपने सैलरी जहां से आपको मिलती है, यानी जहां पर आप एम्प्लॉय हो जिस भी कंपनी में या जिस भी फॉर्म में, वहां से जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसा मिलेगा। आपने पढ़ा भी होगा ग्रेजुएटी का एक्ट था 1972, शायद आपने लॉ में पढ़ा होगा। लॉ आपका इसी साल है, पहले फर्स्ट सेम में था, सेकंड सेम में था शायद। तो सेकंड सेम में आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा। दूसरा पॉइंट है इसका पेंशन। तीसरा है लीव एनकैशमेंट। और चौथा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, वीआरसी। ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट के है कुछ। ठीक है बेटा, 4 तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय को चारों ही मिले, बट जो जो मिलेंगे हमें सीखने चारों हैं। और जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो इसी पे करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर से डिफरेंट है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई
बच्चा, जैसे 2-3 बच्चों ने और बोल रखी है, वो अगर मंडे को क्लास ज्वाइन करता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसके बिना भी वो सैलरी वाला चैप्टर कर सकता है। यहाँ पर एक दो चीज छूट जाएगी उसकी, तो वो बाद में भी सीख सकता है। तो ये चीज है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अलाउंस भी हमारे 3 प्रकार के हैं, परक्यूसिट्स भी 3 प्रकार के हैं। 3 टाइप्स के अलाउंसेस है, 3 टाइप्स के परक्यूसिट्स है। बेसिक कमीशन तो वही है, डिडक्शन 2, ठीक है, 2 तरह की डिडक्शन है आपकी। तो हमें पूरा पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज क्लास मिस मत करना बीच में। अगर आप बीच बीच में क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने लेना है तो। अगर आप कॉपी में कॉपी पेन लेके बैठे तो कॉपी में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें काम करना है सेक्शन 15 पे, जो है आपका चार्ज ऑफ इनकम। देखिए कौन सी इनकम चार्ज होगी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, वो ये सेक्शन बताता है। और नोट्स मेरे यही मैं आपको दे दूंगा। आपको मैं ऑलरेडी बताता हूँ होता क्या है कि पहली बात तो जो सैलरी है, आप ये मान के चलिए कि सैलरी के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। यानी जो रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय होना चाहिए और जो दे रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था 12th में, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था, सैलरी लेते थे पार्टनर एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर जो सैलरी लेते थे वो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि वो ओनर है, ओनर ही खुद सैलरी लेना है, वो वाली सैलरी इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर जो रिसीवर है वो एम्प्लॉय होना जरूरी है और जो गिवर है वो एम्प्लॉयर होना जरूरी है। प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होना बहुत जरूरी है, जो रिसीव कर रहा है वो एजेंट हो और जो दे रहा है वो प्रिंसिपल हो। वही वाली इनकम इस चैप्टर के अंदर चार्जेबल है, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ड्यू हो गई या रिसीव हो गई, जो पहले हो जाएगा उस टाइम पे इनकम टैक्स लग जाएगा। यानी अगर आपकी जनवरी की सैलरी है और आपको 7 ऑफ फेब मिलती है और 31 जैन को ये ड्यू हो गई, तो आप पे इनकम टैक्स जनवरी में ही लग जाएगा, ना कि फेब में लगेगा, क्योंकि आप रिसीव तो 7 फरवरी को कर रहे हो, बट ड्यू ही आपकी हो गई थी 31 जैन को, ठीक है बेटा। तो जो मार्च की सैलरी होती है, जो आप अप्रैल में मोस्टली रिसीव करते हैं बंदे, तो जब आप टैक्स भरोगे तो मार्च में ही जो इनकम आपकी बन रही है उस पर टैक्स लग जाता है, अगर 31 जैन को ड्यू हो रही है तो। अगर इससे अगले महीने में ड्यू हो रही है देन फिर अगले महीने में टैक्स लगेगा। तो दो इसके पॉइंट है बेटा, पहला कि जो रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय होना मस्ट है और जो दे रहा है वो एम्प्लॉय होना मस्ट है। यानी जो रिसीवर और गिवर है उनमें प्रिंसिपल एजेंट मान लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मान लो, उनका रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिसीव कर रहा है अगर उस पर सैलरी रिसीव हो गई तो वो, या फिर जो ड्यू हो गई वो, इन दोनों में से जो पहले होगा उस समय वो टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद कुछ भी अगर मिलता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, चाहे वो काइंड में मिल रहा हो चाहे वो कैश में मिल रहा हो, सारा का सारा चार्जेबल होता है इसके अंदर, ठीक है बेटा। वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट पे आज काम करेंगे। और रिटायरमेंट बेनिफिट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हो गया अपनी सर्विस से, जितना भी उसने काम करा किसी कंपनी में या किसी फर्म में, उसके बाद उसे क्या क्या मिलता है, उस समय उसे क्या क्या मिलता है, वो होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इसके अंदर टोटल 4 चीजें हमें पढ़नी है। वो 4 चीजें पहले मैं आपको एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहला है ग्रेजुटी, थोड़ा बड़ा बड़ा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है इसका।
दूसरा पॉइंट है पेंशन। पेंशन का बेटा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। और इसके बाद आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन जिसका है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA, सॉरी 10C, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C। तो ये चार बेनिफिट्स हैं, हम इनको एक एक करके करेंगे। और आज की क्लास में जहां तक ये ग्रेजुएटी हो पाएगा, ग्रेजुएटी के भी 3 पार्ट है। फिर ग्रेजुएटी जब करेंगे तो ग्रेजुएटी के और पार्ट बनते आगे, जिसमें पहला पार्ट है कि ग्रेजुएटी जो रिसीव करेगा या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। यानी दो ही तरह के एम्प्लॉय हमें मिलते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। अब नॉन ट्रीटमेंट के अंदर भी दो तरह के एम्प्लॉय आते हैं। एक आता है अंडर कवर ग्रेजुएटी एक्ट 1972, यानी जहां उसे ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है, जिस कंपनी से उसे ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है वो कंपनी ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तो वो इसके अंदर आएगा। यदि नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट 1972, यदि नॉट कवर्ड है तो फिर इसके अंदर आएगा। दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होती है। यानी पहली बात तो एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी रिसीव होगी, ठीक है, तो पहले देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी ट्रीटमेंट इसकी तरीके से होगी, और यदि नॉन गवर्नमेंट है तो फिर देखना है कि कवर्ड वाले में या नॉट कवर्ड वाले में है। कवर्ड वाले की ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, नॉट कवर्ड वाले की ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, ठीक है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो नॉट कवर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेपर में ग्रेजुएटी का क्वेश्चन आता है तो नॉट कवर्ड वाले के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, बट हमें सीखने सारे हैं बेटा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसको अगर ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि उसको कोई टैक्स नहीं देना, पूरी की पूरी माफ है, सारी की सारी माफ है। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो पूरी की पूरी माफ है, बट नॉन गवर्नमेंट वाले की कैसे टैक्सेबल होगी वो सीखनी है। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है ग्रेजुएटी होता क्या है? अभी मैंने बताया था, फिर भी एक बार किसी को लगता है तो पूछ लीजिए। बोलो किसी को अगर लगता है ग्रेजुएटी क्या है, पूछना है तो बताता हूँ एक बार थोड़ा डिटेल में। सर एक बार बताएं दीजिए। देखिए बेटा, ग्रेजुएटी होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है किसी भी कंपनी से जहां पर वो सर्विस कर रहा है, वो वहां से रिटायर होता है, तो कंपनी वाले प्रोत्साहन के तौर पे उसे कुछ पैसा देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, जिसे ग्रेजुएटी कहा जाता है। तो जब कंपनी वाले कहते हैं आपने पूरी जिंदगी लगा दी हमारी कंपनी बनाने में, बहुत सेवा करी, ठीक है, होते ना रिटायरमेंट पार्टी टाइप की, तो कंपनी वाले दे रहे हैं उन्हें। जो एम्प्लॉयर है उनका जो कंपनी है वो कह रही है भैया हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आपका आगे का बुढ़ापा अच्छा कटे, रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ से काम करोगे उसके लिए, तो उसे बोलते हैं ग्रेजुएटी। चाहे वो मन में कुछ भी बोल रहे हो, चाहे मन में कह रहे हो ठीक है काम तो करता नहीं था बढ़िया चला गया, तो इसके जगह कोई यंग बंदा आएगा काम करेगा, और बट ऊपर से तो ऐसे बोलना पड़ता है कि आप रिटायर हो रहे हो, आपने बहुत सहारा, आपका आपकी कमी खलेगी हमारी कंपनी में, आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, फिर भी अभी हम आपको यही दे सकते हैं। तो कुछ वो देते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख, या कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसे ग्रेजुएटी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? और यदि ग्रेजुएटी कोई कंपनी नहीं देती
तो एम्प्लॉय का राइट होता है यदि किसी कंपनी में उसने कंटिन्यूसली 5 साल काम करा है, कंटिन्यूसली 5 साल, कंटिन्यू 5 साल काम करा है, तो वो ग्रेजुएटी मांग सकता है, बीच में गैप नहीं करा। ऐसा नहीं है कि बीच में 3 साल काम कर लिया फिर 6 महीने का गैप कर लिया फिर दोबारा रीज्वाइनिंग कर ली, वो ग्रेजुएटी नहीं मांग सकता। किसी एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली 5 साल काम करा है किसी कंपनी में, तो उसको राइट है कि वो ग्रेजुएटी यदि कंपनी नहीं देती तो वो मांग सकता है कि मुझे ग्रेजुएटी दो। क्लियर हो गई बात इतनी? देखिए बेटा, ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय और वो नॉट कवर्ड मतलब सॉरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। यदि कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुएटी रिसीव करता है बट उसकी जो कंपनी है वो कवर्ड है ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो हमें देखनी है। तो बेटा इस तरीके से कुछ टेबल बनेगी और इसके अंदर आप लिखोगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी जो मैं आपके सामने नीचे लिखने वाला लाइन है उसमें जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। अब 3 स्टेप है इसके अंदर, कौन सा सबसे कम होगा वो देखना पड़ेगा। पहला स्टेप है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ऑफ ग्रेजुएटी, एक्चुअली में जो अमाउंट रिसीव हो रही है ग्रेजुएटी की वो। दूसरा है बेटा 15/26 इंटू में सैलरी बेसिक वाली, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, प्लस डियरनेस अलाउंस इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या ड्यूरेशन ऑफ सर्विस भी लिख सकते हो। और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट, जो कि 20 लाख रुपया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। अब देखिए 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑफ ग्रेजुएटी, एक्चुअली में जो ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से वो वाले अमाउंट। दूसरा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 15/26 इंटू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या ड्यूरेशन ऑफ सर्विस भी मान सकते हो। और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, यानी 20 लाख तक की आपको मैक्सिमम छूट मिल सकती है लाइफ में। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो माफ होगा बेटा। अब पॉइंट ये बनता है कि जो यहाँ पर 15/26 है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस है ये रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो ईयर जो सैलरी विड्रॉ करेगा वो वाली सैलरी आएगी, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। दिक्कत होगी नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कैसे हमें लेना है, ध्यान से समझना। जैसे किसी एम्प्लॉय ने यदि 25 साल 3 महीने काम करा, ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि किसी एम्प्लॉय ने 25 साल 3 महीने 4 महीने या 6 महीने से कम काम करा है तो हम उसके 25 साल काउंट करेंगे।
यदि 25 साल 6 महीने या उससे ज्यादा काम किया है तो फिर 27 साल काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि उसने ज्यादा काम किया हो, यानी यदि जो पार्ट ऑफ द ईयर है वो 6 मंथ या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसे फुल ईयर माना जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए एक नोट, कंप्लीट ईयर मीन्स full completed years of service, जितने साल उसने काम करा वो, and if part of the year is 6 month or more than 6 month, treat as one full year। ठीक है बेटा, कंप्लीट ईयर का मतलब है यहाँ पर जितने उसने पूरे साल काम करा वो तो आप लोग ही, साथ में यदि जो पार्ट ऑफ द ईयर है वो 6 महीने उससे ज्यादा है तो आप उसे पूरा एक साल ट्रीट करोगे। यदि उसने 29 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने काम करा है तो आप 30 साल लोगे। यदि 29 साल और 6 महीने से कम काम करा है तो फिर आप 29 ही लोगे। जैसे 0.5 वाली बात होती थी मैथ्स के अंदर, 0.5 या उससे ज्यादा होता था आगे का तो हम इसे नेक्स्ट नंबर में ट्रीट कर लेते थे, ऐसे यहाँ पर है यदि 6 महीने उससे ज्यादा है तो आप उससे अगले साल में ट्रीट कर लोगे, अदरवाइज उससे पहले ही मानोगे। क्लियर हो गया? ये हमारा नॉट कवर्ड वाला पॉइंट है। ठीक है, जब सॉरी कवर्ड वाला है, जब कवर्ड के अंदर आता है एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट वाला तो फिर ऐसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और इसको आप सीखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही। ठीक है।